अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स को लेकर बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर है, जहां बांग्लादेश की एक सबसे ज्यादा हैवीएस्ट फ्रिगेट जो उनकी नेवी में मौजूद है वो पाकिस्तान आ रही है अमन 2025 एक्सरसाइजेस के लिए। और दूसरा बात करेंगे कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में काठुआ के एरिया में इंडियन आर्मी पर काफी बड़ा हमला हुआ है, जिसको लेकर इंडियन मीडिया की क्या रिपोर्ट्स हैं और इन रियलिटी क्या हुआ है वो हम आपको आगे चलकर बताते हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो रिसेंटली बांग्लादेश ने ये ऑफिशियली ऐलान किया है कि उनकी बीएनएस समुद्रा जॉय F-28 ये बांग्लादेश नेवी की एक हैवी फ्रिगेट या हाई एंड्योरेंस कटर चटांगोंग पोर्ट से ये रवाना हो चुकी है पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान में फरवरी में होने वाली अमन 2025 एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेगी। इसके साथ साथ बांग्लादेशी नेवी पर्सनल तो आ ही रहे हैं और हाई रैंक ऑफिशियल्स भी पाकिस्तान आ रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेशी मिलिट्री के सेकंड इन कमांड कमरुल हसन उन्होंने मुलाकात की थी पाकिस्तानी नेवल चीफ के साथ भी और कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के जो चीफ है उनके साथ भी। पाकिस्तान और बांग्लादेश नेवल कोऑपरेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, खास तौर पर जो छोटी बोट्स होती हैं, स्मॉल टनज की शिप्स हैं, उसको लेकर हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ज्वाइंट वेंचर देखने को मिल सकता है। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश नेवल यूज के लिए शिप्स को खुद बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जो रिसेंटली ये शिप भेजी गई है ये बांग्लादेश नेवी की हैवीएस्ट क्लास शिप है बीएनएस समुद्रा जॉय, और इस तरह की एक और शिप भी बांग्लादेश नेवी यूज करती है जिसे समुद्रा अविजान कहा जाता है। ये दो शिप्स हैं। बुनियादी तौर पर ये अमेरिका की हैमिल्टन क्लास हाई एंड्योरेंस कटर था। लेटर ऑन इसे बांग्लादेश नेवी में एज अ फ्रिगेट इंडक्ट किया गया 2012 में आई बिलीव, और इसकी डिस्प्लेसमेंट 3250 टन है। इसकी रेंज 14000 नॉटिकल माइल्स के अराउंड है। 45 दिनों की ड्यूरेशन प्रोवाइड करती है। अगर इस रेंज वाइज इसको देखा जाए और टनेज वाइज देखा जाए तो बांग्लादेश नेवी की हैवीएस्ट फ्रिगेट में ये आती है। बांग्लादेश नेवी इस पर 76 mm की मेन गन यूज करती है एंड मार्क 38 25 mm की गन्स को इस पर यूज किया जाता है। क्लोज इन वेपन सिस्टम्स आपको इस पर देखने को मिलेंगे एंड हेलीकॉप्टर्स को इस पर से ऑपरेट किया जाता है। नॉर्मली बांग्लादेश इसको रिकॉनिसेंस मिशंस के लिए, सर्विलेंस के लिए, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस के लिए यूज करता है, क्योंकि इससे पहले अमेरिकन कोस्ट गार्ड में ये चूंकि यूज होती रही शिप, तो इसको इन्हीं पर्पसेस के लिए वहां भी यूज किया जाता रहा है। यहाँ कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि इंडिया ने अगेन एक रिक्वेस्ट की थी बांग्लादेश से कि आप पाकिस्तान में यह शिप ना भेजें, बट बांग्लादेश ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है और बांग्लादेश ने भी ऑफिशियली अब पाकिस्तानी अमन 2025 एक्सरसाइजेज में हिस्सा ले रही है। अमन 2025 एक्सरसाइजेज 2025 की पाकिस्तान मिलिट्री की हो सकता है सबसे बड़ी एक्सरसाइज हो, क्योंकि इसमें 50 से ज्यादा कंट्रीज हिस्सा ले रहे हैं। और इस पूरे रीजन में अगर उठाएं तो इजराइल, इंडिया ही शायद वो बड़े कंट्रीज हैं जो हिस्सा नहीं लेंगे। उसके अलावा जितने भी आप कंट्रीज उठा लें, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, अरब स्टेट्स जितनी भी हैं, रशिया, चाइना, अमेरिका, जो मुल्क तीनों इकट्ठे बैठना जहां पसंद नहीं करते, पाकिस्तान इन सुपर पावर्स को एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रहा है। तो इससे आपको पाकिस्तान की अमन 2025 एक्सरसाइजेज का अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी ज्यादा क्रिटिकल, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लेवल की वॉर गेम्स हैं, जिसमें ना सिर्फ दुनिया की मिलिट्रीज एक दूसरे के साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगी, बल्कि उसके साथ साथ जो सी रूट्स होते हैं जिनके थ्रू दुनिया में तिजारत होती है, उनको लेकर एक ज्वाइंट लाहे अमल बनाया जाएगा कि दुनिया की जितनी भी नेवीज हैं वो आपस में कोऑपरेट करेंगी इन सी लाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि अमन की बालादस्ती कायम की जाए। अब दोस्तों हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। काठुआ जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का एक एरिया है, यहाँ पर 26 जनवरी को एक एम्बुश रिपोर्ट होती है। इसको इंडियन मीडिया सोर्सेज ने भी कंफर्म किया हुआ है, रिपोर्ट किया हुआ है, लेकिन इंडियन मीडिया सोर्सेज इसके बारे में ये क्लेम करते हैं कि ये एम्बुश जरूर हुई जहां इंडियन फोर्सेज को निशाना बनाया गया कश्मीरी फाइटर्स की तरफ से, लेकिन इंडियन मीडिया इसके बारे में ये क्लेम करता है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ और जो कश्मीरी मिलिटेंट्स थे वो रिपेल हो गए या इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की तरफ से रिपेल कर दिए गए। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों बहुत से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स उन्होंने कश्मीरी सोर्सेज को साइट करते हुए ये लिखा है कि जो कश्मीरी फाइटर्स और उनके जरा प्रो सोर्सेज हैं वो यहाँ इंडियन फोर्सेज की कैजुअलिटीज बता रहे हैं। कम से कम अदाश तेहरी नाम के एक इंडियन सोल्जर की डेथ की कंफर्मेशन है, उसके साथ साथ कुछ सोर्सेज 4 इंडियन सोल्जर्स की डेथ का बता रहे हैं, लेकिन ये वो तमाम इस वक्त सोर्सेज हैं जो अनकन्फर्म्ड है। इवन जो इंडियन मीडिया भी क्लेम कर रही है वो भी अभी इनिशियल लेवल की जो रिपोर्ट होती है कि फायरिंग का तबादला हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ एंड मजीद इन्फॉर्मेशन का इंतजार है, इसी तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन
एक दिन गुजर जाने के बाद भी जिस तरह इंडियन मीडिया अब इस पर खामोश हो चुका है, इनिशियल रिपोर्ट्स के बाद वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जरूर कोई नुकसान हुआ है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, जिसकी वजह से ये बात छुपाई जा रही है। काठुआ में ये अटैक बहुत ज्यादा अहमियत इस वजह से भी इख्तियार कर जाता है बिकॉज जिस जगह ये अटैक हुआ है वो इंडियन मिलिट्री की फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस है। तो अगर यहाँ अटैक किया गया है कश्मीरी फाइटर्स की तरफ से तो वो कोई छोटी तादाद में तो अटैक होगा नहीं, मीन्स के वहाँ उनकी एज अ पर्सनल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी एंड जो अटैक किया गया होगा वो भी काफी कोऑर्डिनेटेड है और इसमें नुकसान ही ना होना ये चीज समझ से बाहर है। जबकि दूसरी तरफ जो प्रो कश्मीरी अकाउंट्स हैं वो 1 से लेकर 4 के दरमियान कैजुअलिटीज कंफर्म बता रहे हैं। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।